जय हिंद दोस्तों। मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीईटी क्लासेस पर। जैसा कि हमने एक सीरीज शुरू करी है, यूनिवर्सिटीज को जानो। और ये सारी यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटीज होंगी जो एनसीईटी की एग्जाम के अंडर आ रही हैं। और इनमें एडमिशन एनसीईटी के फाइनल स्कोर कार्ड के बिहाफ पे होगा। उसी के अंतर्गत हमने पहला वीडियो जो बनाया था वो बनाया था आरआई भोपाल का। और आज इसी श्रृंखला में हम आरआई अजमेर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो राजस्थान अजमेर में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही हो गई थी। और जो ये पुष्कर, जो ऐतिहासिक शहर पुष्कर है, और अजमेर भी खुद में, अजमेर का भी इतिहास कम नहीं है। पृथ्वीराज सिंह चौहान भी वहीं से आते थे। और जो वहां पर दरगाह भी है एक काफी फेमस। तो ये वहीं, और इस दरगाह के काफी निकट भी है। और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो भी काफी पास है, 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर है। 110 एकड़ का कैंपस है इस कॉलेज का। और लगभग ये जो इसकी जो नेक की तरफ से इसे A+ ग्रेड दी गई है। जहां तक है आरआई भोपाल को जो ग्रेड मिली है A++ मिली है। लेकिन जहां तक स्पोर्ट्स वगैरह और कुछ फैसिलिटीज और थोड़ा देखा जाए, जैसे स्टूडेंट यूनियन वगैरह यहाँ वर्क करती है, उसके हिसाब से देखा जाए इसे भी A++ ग्रेड मिलना चाहिए। इवन NIRF रैंक में भी इसे कोई ना कोई अच्छी रैंक मिलनी चाहिए। तो ये जो आप देख पा रहे हैं सामने, मैंने कुछ इसमें जो आगे हम टॉपिक्स पे बात करेंगे, एक तो कैंपस लाइफ क्या है, लाइब्रेरी कैसी है, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज की बात करेंगे, हॉस्टल एंड उसमें फीस का क्या सिस्टम है, मैथ फीस क्या है, और एडमिशन प्रोसेस क्या है, और लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहे, प्लेसमेंट की भी हम बात करेंगे थोड़ी सी। कि जो प्लेसमेंट है वो ऑन एवरेज वही 50 से 60 हजार पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं। ये आगे मैं आरआई भोपाल में भी बता चुका हूँ, उनका हाईएस्ट 85 गया था। लेकिन ऑन एवरेज यही मिलता है। आप ये देख सकते हैं कि ये इनका गेट नंबर, मुख्य गेट है जो अक्सर स्टूडेंट द्वारा यूज करा जाता है, और ये इनकी एकेडमिक बिल्डिंग का एंट्रेंस है। उसके बाद जब हम बात करते हैं, ये जो आपको लेक और रोड नजर आ रहा है ये पुष्कर रोड है। और ये जो आना सागर लेक है काफी प्रसिद्ध लेक है। कैंपस के एक गेट के सामने आपको जहाँ आना सागर लेक है, वहीं पीछे की तरफ जब कैंपस के आप फोटोज और वीडियोज में देखेंगे तो आपको अरावली हिल्स दिखाई देंगी, जो काफी एक मनोरम दृश्य प्रदान करते हैं इस कॉलेज कैंपस को। अब हम आगे इन्हीं इसी श्रृंखला में और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं। और एक हम कंपेयर भी इसका थोड़ा दिल्ली आईआईटीज और आरआई भोपाल से भी बीच बीच में मैं कंपेरेटिव कुछ टॉक्स भी करूंगा। तो इससे आपको एक वाइड रेंज पे आपको एक नॉलेज आप गेन कर पाएंगे कि किस तरह का ये कैंपस, और आप एक डिसीजन पर पहुंच पाएंगे कि आपको आरआई अजमेर एज योर कॉलेज चुनना है कि नहीं। और आपको यहाँ जो मेन डिग्री है एनसीटी के अंदर, बीएससी बीएड में यहाँ 100 सीटें, और बीए बीएड में यहाँ 50 सीटें हैं। और उनके लिए कंपटीशन होता है। पिछले साल भी कंपटीशन काफी टफ था, लेकिन इतना भी टफ नहीं। अगर आप सब्र करेंगे, आपके मार्क्स कम भी हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लोगों को 200 200 250 250 मार्क्स पे भी ये कॉलेज मिली है। और वहीं जो हाईएस्ट इसके मार्क्स गए हैं वो 500 मार्क्स तक गए हैं। तो आगे हम बात करते हैं इसी सबसे संबंधित। तो यहाँ की जो सबसे पहले कैंपस लाइफ की बात करी जाए, तो अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, और जैसे इंटर हाउस एक्टिविटीज के थ्रू इंटर हाउस स्पोर्ट्स कंपटीशंस होते हैं यहाँ पर, जिनमें मैराथन्स है, रनिंग है, एथलेटिक्स इवेंट्स हैं। उसके बाद बैडमिंटन, बास्केटबॉल और जो वॉलीबॉल, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट, मतलब कहीं ना कहीं ये सारी एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं। एनुअल डे सेलिब्रेशन होता है, एंटी एंटी रैगिंग का यहाँ पर भी एक पूरा सेल वर्क कर रहा है। हाँ, यहाँ भी थोड़ा सोसाइटीज और क्लब्स की आपको कमी नजर आएगी, जैसा कि आरआई भोपाल में नजर आती है। और वहीं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी हम आईआईटी का रुख करते हैं, तो सोसाइटीज, क्लब्स और जो वहाँ के एनुअल फेस्ट हैं वो वहाँ का एक अट्रैक्शन पॉइंट रहते हैं। ये एक प्रोफेशनल कोर्स का कॉलेज है। तो इस तरह की जो सुविधाएं अगर आप सोच रहे हो तो वो नहीं है नेक की तरफ से, जैसा मैंने पहले ही बताया। जैसे A++ ग्रेड मिला है, लेकिन जब इसकी आप सारी खूबियां जानेंगे तो आपको भी लगेगा कि इसे भी A++ ग्रेड मिलना ही चाहिए। तो आगे हो सकता है अगले आने वाली नेक की साइकिल में इसे भी A++ ग्रेड मिल जाए, क्योंकि काफी चीजें यहाँ पर नई हुई हैं। एक नया छात्रावास भी जोड़ा गया है, सरस्वती हॉस्टल, और एक अम्बेडकर गेस्ट हाउस, और एक प्री प्राइमरी डिपार्टमेंट भी इनके इनमें इस कॉलेज में थोड़े समय पहले ही जोड़ा गया है। अब आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की, जैसे मैंने बात करी, तो 4 मीटर का इनका स्टैंडर्ड ट्रैक है। इनके पास 3 बैडमिंटन के इंडोर कोर्ट हैं, वही जैसे आईआईटीज के पास भी इंडोर कोर्ट्स हैं। और डीयू में भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की सुविधाएं अच्छी हैं। नॉर्थ कैंपस में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पास में ही है। तो आपको ज्यादातर चीजें इंडोर मिल जाती हैं। वहीं जब आप आरआई भोपाल में आते हैं, वहां आपको इंडोर जो बैडमिंटन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे लॉन टेनिस भी सेम है, 2 बास्केट कोर्ट हैं, और उसके बाद हैंडबॉल कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड है,
और प्रॉपर एनसीसी और एनएसएस जैसी जो सुविधाएं यहाँ ज्यादातर कॉलेजेस में रहती है, यूनिवर्सिटीज में रहती है, वो यहाँ पर भी है। कुछ फोटोज भी मैंने इंडोर कोर्ट्स के ऐड करे हैं, बास्केट कोर्ट के ऐड करे हैं, और यहाँ पर वॉलीबॉल खेलते हुए वेबसाइट से लिए गए फोटो हैं, और बैडमिंटन खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए। और उसके बाद देखा जाए तो ये इनका एक जो मैंने बताया, यहाँ टोटल 6 हॉस्टल हैं। जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ, 6 हॉस्टल है, जिसमें से 2 बॉयज हॉस्टल हैं, जिसमें एक का नाम है तिलक हॉस्टल और एक का नाम है रंजीत हॉस्टल। ये दोनों हॉस्टल बॉयज के लिए, बाकी 4 हॉस्टल हैं। इससे पहले यहाँ सॉरी, और 4 हॉस्टल गर्ल्स के हैं अभी के लिए। इससे पहले 3 हॉस्टल गर्ल्स के थे। एक नया सरस्वती हॉस्टल गर्ल्स के लिए जोड़ा गया। अब हम आगे इसी श्रृंखला में बात करते हुए आपको मल्टीपर्पज हॉल वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। और उसके बाद बात हम, जैसा मैंने कहा गर्ल्स हॉस्टल है, तो इसमें एक लक्ष्मीबाई हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल है, और एक यहाँ पर राणा प्रताप हॉस्टल है, शिवाजी हॉस्टल है। तो ये सारे जो प्रोमिनेंट लोग रहे हैं भारतीय इतिहास के, उनके नाम पे, जैसे सरस्वती माता के नाम पे एक सरस्वती हॉस्टल भी है यहाँ पर, जो सबसे नया हॉस्टल है यहाँ का। और ये सरस्वती हॉस्टल है, काफी अच्छा, देखने में भी अच्छा, और राजस्थानी जो स्थापत्य कला है उसको ये प्रेजेंट करता है। अब आगे आते हैं कि फैसिलिटीज, और दूसरी फैसिलिटीज क्या है, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए अच्छी लैब्स, क्लासेस में भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए प्रोजेक्टर, और जो एक डिजिटल क्लास की सुविधा है वो भी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। तो आगे हम जब बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में यहाँ की भी लगभग 60-70 हजार किताबें हैं, और अच्छी, और स्टेट ऑफ द आर्ट एक स्टूडियो भी है यहाँ पर, और स्मार्ट क्लासरूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, और उसके बाद कंप्यूटर सेंटर। स्पोर्ट्स में मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, एक डिस्पेंसरी भी है। अगर आप जो फर्स्ट एड और छोटी मोटी बीमारी के लिए आप दवाएं यहाँ से ले सकते हैं। एक प्रॉपर पर्सनल बैंक है कॉलेज में ही, कॉलेज कैंपस के अंदर ही। और उसके बाद गेस्ट हाउस है, जिससे आपके पेरेंट्स वगैरह आते हैं, और जो ऑफिशियल्स गेस्ट आते हैं आरआई अजमेर के, वो सभी यहीं रुकते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस है, ये जो कॉलेज के ऑफिस पोस्ट से संबंधित और अ, सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ स्टूडेंट के लिए भी ये अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध कराता है। उसके बाद कैफेटेरिया है, जैसे यहाँ की कैंटीन की संख्या तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना है, यहाँ भी एक अच्छा कैफेटेरिया है। और इंस्टीट्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज, और सीपीडब्ल्यूडी में आप अपने अलग अलग चीजों के लिए शिकायत कर सकते हैं। जैसे आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो वो चीजें आपको सॉल्यूशन वहां से मिलता है। ये कुछ क्लासेस के भी मैंने फोटो ऐड करें कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वेल इक्विप्ड क्लास है यहाँ की। और उसके बाद देखिए लाइब्रेरी का सेमिनार हॉल का भी मैंने फोटो ऐड किया है। उसके बाद जब हम बात करते हैं ई लर्निंग सेंटर, या इनकी जो लाइब्रेरी है, उसमें ये उसका सिटिंग एरिया है। आप ऐसे यहाँ पर डेस्कटॉप भी उन्होंने लगाए हुए हैं, ताकि आप ई लर्निंग जो टोटल एक प्लेटफॉर्म का भी काम करे लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में से बुक्स ना हो, वो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का भी काम करे इसके लिए। और इनका असेंबली हॉल है, जिसमें ज्यादातर आपके ओरिएंटेशन और इंडक्शन प्रोग्राम से लेके, और डिफरेंट डिफरेंट जो इवेंट्स हैं, वो सारे इसी असेंबली हॉल में आपके होंगे, अगर आप यहाँ पर एडमिशन पाते हैं तो। अब बात करते हैं कि एडमिशन की प्रोसेस क्या रहेगी। तो सबसे पहले ये जो एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट अभी ओपन नहीं होगी, लेकिन जैसे ही रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन आएगा और डेट्स ओपन होगी, यहीं से आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। और यहीं से आपको 500 रजिस्ट्रेशन फीस के साथ आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जो कॉलेज की, और ये यहाँ का जो गेस्ट हाउस मैंने पहले मेंशन किया था, उसका ये फोटो है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अतिथि गृह। उसके बाद फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो लोग हॉस्टल लेना चाहते हैं, उनके लिए 29,650 है ये फर्स्ट ईयर में। इसमें कॉजर मनी वगैरह भी होती है, लेकिन सेकंड ईयर से ये घट के जो आपके लिए रह जाएगा, ये 25 से 27 हजार के बीच में रह जाएगा। उसी के साथ जो SC ST और फिजिकली हैंडीकेप्टेड हॉस्टलर्स हैं, इस हॉस्टल में मैथ फीस कंबाइन नहीं है। मैथ फीस आपके प्राइवेट मैथ हैं, जिनमें 2,000 से लेके 2,500 तक आपकी मेस फीस लाई करती है, यानी 2,000 से लेके 2,500 रुपए तक पर मंथ की आपकी मेस फी लाई करेगी। और हॉस्टलर्स के लिए जो SC ST और फिजिकली हैंडीकेप्टेड है, उनके लिए 27,150 है। इनके लिए भी वो 2-3 हजार का अंतर आके सेकंड ईयर से फी कम हो जाती है। ये 7,450 है। और ये बाद में घट के 4,900, सॉरी, ये जो नॉन हॉस्टलर्स हैं उनके लिए 4,950, या मान लो 5,000 के करीब रहती है। और ये नॉन हॉस्टलर्स की फी है। इसमें भी थोड़ी बहुत कमी आती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कॉशन मनी लगभग सबसे ली जाती है, थोड़ी बहुत। कॉलेज के लिए कम ली जाती है, अगर आप हॉस्टलर हैं तो आपसे कॉशन मनी ज्यादा ली जाती है, क्योंकि आप हॉस्टल भी यूटिलाइज करने वाले हैं कॉलेज का। अब आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में, तो हम बात करेंगे कि कैसे आपको ये अकाउंट डिटेल वगैरह दे रखी, जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो आपको फी कैसे पे करनी, मेल करना है। आपको ऑफिशियल मेल दे रखा है, उस पर आपको ये मेल करना होता है सारी जो डिटेल्स है।
उसके बाद बात करते हैं हम सब्जेक्ट क्या है। साइंस स्ट्रीम में मैंने जैसा कि बताया 100 सीटें और आर्ट स्ट्रीम में 50 सीटें। जो साइंस के सब्जेक्ट हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस और बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। लैंग्वेज में आपको हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, ये सारे आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी में, तो हम देखेंगे कि जो मैंने सीट मैट्रिक्स बताया, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, इन ईच के लिए लाइक जैसे आरआई भोपाल में ईच के लिए 20 सीट्स थी, वैसे यहाँ भी 20 सीट्स आपको मिलेंगी। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश और हिंदी, उर्दू, इनके लिए सीटों का बंटवारा भी किया गया है। जैसे हिस्ट्री को 12 है, ज्योग्राफी को 13 है, इंग्लिश को 10 सीटें हैं, हिंदी को 10 सीटें हैं और उर्दू को 5 सीटें हैं। और उर्दू में अक्सर कंपटीशन कम ही रहता है, इवन एडमिशन भी पूरे नहीं होते। और जो कई बार कट ऑफ जारी की जाती है, उसका भी एक कंपेयर मैं आगे करके आपको दिखाऊंगा। ये जैसे ये शुरू हुआ था पिछली बार, जो एप्लीकेशन 16/8/2024 से शुरू हुआ और ये आगे बढ़ा और ये लगभग अक्टूबर तक गया है। सोचिए आप, अगस्त से जाके अक्टूबर, 16 अक्टूबर से लगभग 24 सॉरी सॉरी 16 अगस्त से लेके लगभग 24 अक्टूबर तक काउंसलिंग गई है। तो आप सोच सकते हैं कितने फेज काउंसलिंग के हुए होंगे। मतलब 4-5 फेज में काउंसलिंग हुई थी, सीटें नहीं भरती हैं। और यहाँ चॉइस फिलिंग का क्या रहता है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, आपको चॉइस फिलिंग में यहाँ प्रायोरिटी होती है। आरआई भोपाल में क्या होता है, आपने अगर 3 चॉइस भरी, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आपको तीनों में सीट मिलेगी। वहीं आरआई भोपाल, आरआई अजमेर में क्या है, आपको चॉइस में प्रायोरिटी देनी पड़ती है। अगर मान लो किसी ने किसी सब्जेक्ट को, जैसे ज्योग्राफी को किसी ने प्रायोरिटी फर्स्ट पे रखा और अपने थर्ड पे रखा, बेशक आपके ज्योग्राफी में मार्क्स उससे ज्यादा है, ओवरऑल स्कोर आपका उससे ज्यादा है, फिर भी जिसने प्रायोरिटी फर्स्ट पे दिया उसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जब भी आप चॉइस फिलिंग करें, आरआई अजमेर और आरआई भोपाल, इन चीजों को ध्यान में रखें कि जो आरआई अजमेर की चॉइस फिलिंग है वो प्रायोरिटी बेस्ड है, भाई जो भोपाल की है उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है। आपने अगर 3 भरा है और आप अगर तीनों के लिए मार्क्स, आप इतने हैं आपके मार्क्स, तो आप तीनों में आपको एडमिशन मिल जाएगा। वहीं अब डॉक्यूमेंट की बात करें, तो आधार कार्ड एक कॉमन डॉक्यूमेंट है। उसके बाद 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट आपका, और जो डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेट्स रहते हैं, 12th स्टैंडर्ड के सारे सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एनटीए स्कोर कार्ड, एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है आपको कि आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, एनसीईटी का स्कोर कार्ड, ओबीसी, एनसीएल, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, मतलब जो जिस भी तरह की आप कैटेगरी में लाई करते हैं उसके सर्टिफिकेट। इन सर्टिफिकेट की जो जो फॉर्मेट है वो मैं आगे कुछ दिखा दूंगा। उसके बाद फीस, फिर से वही जो फीस स्ट्रक्चर मैंने पहले मेंशन किया था, ये वही फीस स्ट्रक्चर, आप इसे फिर से देख लें, क्योंकि फी भी कई जरूरी है। जैसे यहाँ पे क्या है, आप ईयरली बेसिस पे ही फी पे कर पाएंगे, सेमेस्टर का कोई सिस्टम नहीं है। वहीं आरआई भोपाल आपको एक सेमेस्टर का ऑप्शन देता है। तो जो आपकी जो फॉर्मेट है ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट के लिए, वो सेंट्रल वाली होनी चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल का, इसमें क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है ओबीसी एनसीएल में। वहीं जब ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए, तो जो इश्यूइंग अथॉरिटी है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो इस बात का खास ख्याल रखें। और ये जो सेंट्रल वाला ओबीसी एनसीएल है, वो अक्सर देखा जाता है इंग्लिश में मांगते हैं फॉर्मेट। वहीं ईडब्ल्यूएस में ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं होती। मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा और उसमें मुझसे ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं मांगी गई कि आप मतलब इसे हिंदी में लाएं, मतलब मेरा हिंदी में था कि आप इंग्लिश में लाएं, और एक नॉर्मल सा होता है। और आपका जो तहसीलदार है और नायब तहसीलदार वगैरह, उनके थ्रू वेरीफाइड होता है। ये आपका ऑनलाइन अप्लाई करा जाता है ओबीसी एनसीआर, और ये ज्यादातर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रक्रिया है ईडब्ल्यूएस की भी। तो आप जो आपको इजी लगे वो आप अपना सकते हैं। आपको जैसा आपको ठीक लगे इस बारे में, क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि अगर आपने किसी कैटेगरी से भरा है तो आपको एलिमिनेट भी किया जा सकता है अगर आपने वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कराए। तो ये चॉइस, ये इवन ये यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के नाम से डिपेंड करता है, वो आपको एडमिशन देती है कि नहीं। वरना वो आपको ये भी कह सकते हैं कि यू आर ट्राइंग टू मतलब बी ए, मतलब आप एक फ्रॉड के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों का खास ध्यान रखें। अपने जो वैलिड सारे जो डॉक्यूमेंट है उनको हमेशा अभी से तैयार करना शुरू कर दें। जो आपने अगर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई नहीं किया तो अभी से अप्लाई कर दें। लास्ट मोमेंट पे फिर दिक्कत आती है, तो वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने भी चीज़ों को फेस किया, इसलिए मैं आपको, ये मेरा सजेशन है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि कट ऑफ्स क्या रहती हैं, तो यहाँ पे जो एनसीईटी में क्या था, मार्क्स ओवरऑल स्कोर था। लेकिन यहाँ आपके एनसीईटी स्कोर कार्ड की जो कहीं ना कहीं आपकी परसेंटेज को उन्होंने बताया और परसेंटेज को बेस बनाया है। जैसे कि ज्योग्राफी की बात करें तो जो जनरल की कट ऑफ थी, लास्ट कट ऑफ पहले ही सिलेक्शन लिस्ट में 67.97% थी। उर्दू में ये गई है जो जनरल की है वो 52.34%। और ऐसे ही करके इंग्लिश में भी सेम रही। लेकिन
कई सारी पहले जब पहली कट ऑफ लिस्ट आती है उसके साथ वेटिंग लिस्ट भी साथ में ऐड होती है, और ऐसी फिर वेटिंग लिस्ट कई आती है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो RI भोपाल में अप्लाई करते हैं, भाई अजमेर में अप्लाई करते हैं, तो एलिमिनेट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं और कई सारी लिस्ट आ रही होती है, लोग DU में चले जाते हैं छोड़ के, IITs में चले जाते हैं। तो आपके पास मौके होते हैं, आपको बस वेट करना होता है, आप कहीं भी तब तक एडमिशन लें जहाँ आपको मिल रहा है अगर मार्क्स कम है, और बाकी नज़र बनाए रखें काउंसलिंग पे। और काउंसलिंग के टाइम पर भी मैं अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा, और ये जो सारा डाटा आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने कुछ PDF से एक्सट्रैक्ट किया है। अगर आपको ये डाटा प्रॉपर चाहिए तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है उनके लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से आप उन चैनल्स को ज्वाइन करके और ये सारा डाटा ग्रैब कर सकते हो, इसमें से आप एक एनालिसिस कर सकते हैं खुद से भी। और अगर आपका कोई फिर भी डाउट रह जाता तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें, आप मेरे जो चैनल्स हैं और जो चैट चैनल्स हैं उनसे भी जुड़ें, ताकि आपको इजीली आप अपने डाउट्स और उनके आंसर पा सकें। आगे हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने कहा जैसे वेटिंग लिस्ट साथ में ऐड होती है, तो जैसे ज्योग्राफी की वेटिंग लिस्ट ये देखिए आप 55%, 55.78 पे चली गई जनरल की वेटिंग लिस्ट, तो ये इसमें भी से भी एलिमिनेट होते हैं, फिर से वेटिंग लिस्ट आती है। इसी तरह जो इंग्लिश की वेटिंग लिस्ट है जो जनरल की, ये 31.72%, अब इनका आप मार्क्स निकाल लेना कि जो 640 का 31.72 कितना परसेंटेज होता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितने मार्क्स है कम होते हैं। और आगे आप देखेंगे अब यही बात सेम ये बाकी डिटेल्स हैं, ये जो भी डिटेल्स हैं इसमें कैसे कैसे काउंसलिंग होगी, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर आएगा, उस सब की बात की गई है। तो इसके बारे में अगर आपको पूरी मतलब चीज़ें चाहिए तो डेफिनेटली आप जो मैंने बताया, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को ऐड कर दूंगा, आप वहां से इन सारी चीज़ों को पा सकते हैं और ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि फिजिक्स, और जब हम साइंस की बात करते हैं तो मैंने साइंस में भी जैसे फिजिक्स, बॉटनी 2-4 सब्जेक्ट लिए हैं, उनके बारे में एक एनालिसिस मैं दूंगा, रफ एनालिसिस। इसमें 46.88% ये लास्ट कट ऑफ गई है सेलेक्टेड लिस्ट में। उसके बाद हम रुक करते हैं इसी की, जैसे अब बॉटनी में आप देख लो तो ये गई है 46.41% है, ये सिलेक्शन लिस्ट फर्स्ट है, और इसके बाद कई सारी सिलेक्शन फिर वेटिंग लिस्ट में आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी 30, ये केमिस्ट्री में है 39.84% है। और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में अलग अलग जो कैटेगरी है, EWS में 17.97% है। जैसे मैंने RI भोपाल वाले वीडियो में बताया कि मेरा एक दोस्त था, उसका 121 मार्क्स पर उसे बॉटनी में एडमिशन मिल रहा था, और उसने कुछ कारणों से अपना एडमिशन नहीं लिया, और उसने ऐसे ही दिया था, उसे नीट की प्रिपरेशन करनी थी तो उसने एडमिशन नहीं लिया। तो ये सारी चीजें, अब जब जूलॉजी की आती है बात, तो वेटिंग लिस्ट में आप देखिए जनरल की गई है 49 या 45.94% है। उसी तरह जो ये EWS में घट के 34, 33 और भी ये नीचे तक गई है। तो इन सारी चीजों से आप एक अंदाजा लगा सकते हो। उसके बाद आप ये देखें कि इससे पहले जो काउंसलिंग हो रही थी, वो काउंसलिंग शुरू हुई थी सितंबर मतलब 9-10 सितंबर से काउंसलिंग शुरू हुई, और ये 24 अक्टूबर तक चली। लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए वो तो भरे गए अगस्त में, 16 अगस्त से 24 अक्टूबर तक काउंसलिंग चले। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ आप देख सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एडमिशन काउंसलिंग अप टू 27 सितंबर 2024 आईटेप BA BEd एंड BSc BEd कोर्स एंड BEd MAd ये इनके और भी कोर्स चलते हैं, उनके बारे में भी है। तो इसमें आप देखो ये सीटें खाली हैं इंग्लिश में, जैसे कि BA BEd में एक सीट खाली रह गई है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी में भी एक एक सीट खाली है। तो आप इन सारी चीज़ों से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी डाउन जाती होगी कट ऑफ, और कितना मतलब आपको पैनिक नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पैनिक बिल्कुल नहीं करना, आपको लगे रहना है। आपको इसके रिगार्डिंग जो भी सजेशन, चाहे मेरा यूट्यूब चैनल से, चाहे जो दूसरे लोग भी हैं जो यूट्यूब पर जिनसे आप जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली वो आपकी मदद ही करने को हम सब जुड़े हुए हैं। और हम सब एज अ फैमिली वर्क कर रहे हैं कि चीज़ें इजी हो सकें एक दूसरे के लिए। हमारे साथ आप जुड़ के हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आगे और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाएं। तो हमसे जुड़िए, और जो भी आपके डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम उन डाउट को सॉल्व करके नई वीडियो ला सकें। और अगला वीडियो किस इंस्टीट्यूट पे लाऊं उसके बारे में भी आप मुझे बताएं, ताकि मुझे एक इससे मोटिवेशन भी मिलेगा और मुझे एक रास्ता भी मिलेगा कि मुझे किस तरह से वर्क करना चाहिए। क्योंकि दरअसल जो हम ये पूरा यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों के जो सजेशंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हम सब के लिए। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय हिंद।